जोजे एक 16 साल लड़का जो अपनी फैमिली के साथ अर्ली मार्ट कैलिफोर्निया में रहता था। एक दिन उसकी बहन सिसिलिया ने जोजे से कहा कि क्या वो मुझे मेरे दोस्त से मिलने के लिए ले जा सकता है। जोजे ने कहा क्यों नहीं। जोजे अपनी बहन को लेकर उसके दोस्त के पास जाता है, लेकिन ये बात जोजे को अच्छी नहीं लगती। कई दिन के बाद उसकी बहन घर वापस नहीं आती। एक दिन पुलिस को उसकी लाश मिलती है। जोजे वो आखिरी शख्स था जिसने अपनी बहन को जिंदा देखा था। तफ्तीश करने वालों ने जोजे से बहुत कुछ मालूम करने की कोशिश की, लेकिन जोजे ने उनको कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि जोजे खुद उस लड़के को जिंदा पकड़ना चाहता था। उसके बाद जोजे उसी छोटे घर में घुसा जहां वो अपनी बहन को छोड़कर आया था। उसने उस लड़के को कत्ल कर दिया और उसके साथ मौजूद 2 और लड़कों को भी जोजे ने कत्ल कर दिया। ये वो कत्ल थे जो जोजे ने सिर्फ 16 साल की उम्र में किए। इंतकाम से लेकर बदतरीन हिटमैन यानी किराए के कातिल बनने की कहानी, इसके शिकार की खबरें पूरे यूएसए में फैली हुई थी। ये कहानी है जोजे मैनुअल मार्टिनेज की। 3 स्टेट्स की पुलिस को 30 साल से ज्यादा का वक्त लग गया जोजे मैनुअल मार्टिनेज को पकड़ने के लिए। मार्टिनेज 1962 में फ्रेस्नो कैलिफोर्निया में पैदा हुआ। वो अपनी फैमिली के साथ कुछ अरसा मैक्सिको रहा। उसके बाद वो अर्ली मार्ट के खेत में आकर आबाद हो गया। जोजे मैनुअल मार्टिनेज का बाप एक वाइन की फैक्ट्री में मजदूरों को मैनेज करने का काम करता था। एक साइड बिजनेस के तौर पर वो मंशियात स्मगल करते थे। 14 साल की उम्र में मार्टिनेज को मंशियात स्मगल करने के लिए भेजा गया। 1977 में पुलिस जोजे मैनुअल मार्टिनेज के घर पर रेड करती है और उनके घर से $2.5 मिलियन की हेरोइन बरामद होती है और उसके साथ बहुत से हथियार भी मिलते हैं। 1978 में मैनुअल मार्टिनेज के बाप को जेल में कैद कर दिया जाता है। उसी दौरान सिसिलिया का कत्ल हो जाता है। मार्टिनेज का कहना था कि सिसिलिया के कत्ल से पहले वो एक अच्छा इंसान था। अपनी बहन के कत्ल के बाद वो रेपर से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। 1979 में मार्टिनेज अपना पहला कत्ल करता है। उसका पहला शिकार था डेविड बिडोला। मार्टिनेज के दोस्त ने उससे बताया कि डेविड बिडोला ने उसकी बहन के साथ रेप किया है। $500 के बदले में मार्टिनेज ने अपना ये पहला कत्ल किया। 1982 में मार्टिनेज मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के एक बंदे से मिलता है जो उसको मिस्टर एक्स के बारे में बताता है। मिस्टर एक्स बहुत बड़ी तादाद में मंशियात को कैलिफोर्निया के जरिए आगे लेकर स्मगल करता था। मिस्टर एक्स ही वो शख्स था जो मार्टिनेज को लोगों के कत्ल करने का काम देता था। मार्टिनेज ने अपना नाम अल्मेनो नेग्रा रखा हुआ था। वो अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल छुपा कर लोगों को कत्ल करता था। उसके कत्ल करने का अंदाज ये था कि वो कोई भी ऐसे निशान या ऐसा सुराख नहीं छोड़ता था जिससे पुलिस उसको पकड़ सके। मार्टिनेज काफी दफा जेल भी गया, लेकिन उसके जेल जाने की वजह कत्ल नहीं बल्कि मंशियात को स्मगल करना था। नवंबर 2006 में मार्टिनेज को एक केस मिलता है जावियर हॉर्टा का। जावियर हॉर्टा वो शख्स था जिस पर यह इल्जाम था कि उसने 10 किलोग्राम कोकेन चोरी की है जिसकी कीमत $170,000 थी। मार्टिनेज उसके घर में जाता है और उसको धमकी देता है और उसको ये कहता है कि अगर वो 10 किलोग्राम कोकेन के पैसे नहीं देगा तो वो उसको कत्ल कर देगा। धमकी देने के बाद जावियर हॉर्टा अपने घर के गार्डन में दफन किए हुए $1.5 मिलियन मार्टिनेज को देता है। मार्टिनेज पैसे लेने के बाद उसको और उसके साथी को सर में 4 मारकर कत्ल कर देता है। उसको कत्ल करने के बाद वो सीधा अलाबामा जाता है जहां उसकी बेटी और उसकी नवासी रहती थी। मार्टिनेज अपनी फैमिली के साथ बहुत ही प्यार करता था और वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ही केयरिंग था। वो लोगों को कत्ल करके जो पैसे कमाता था वो अपनी फैमिली को देता था। फैमिली पर पैसे खर्च करके उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती थी। लेकिन इससे पहले जब मार्टिनेज जावियर हॉर्टा को कत्ल करता है तो कत्ल करने के बाद उन दोनों की लाश को उठाकर जावियर हॉर्टा के ट्रक के जरिए वो करीब ही एक नेशनल पार्क में छोड़कर आता है। लाशों को ले जाते हुए रास्ते में वो सिगरेट भी पीता है। सिगरेट का बचा हुआ टुकड़ा वो वही गाड़ी में छोड़ देता है। जब पुलिस ने इसकी तफ्तीश की तो उनको वो सिगरेट का बचा हुआ टुकड़ा मिला जिसको डीएनए ट्रेसेस के लिए उन्होंने लैब में भेज दिया। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि क्या सिगरेट का भी डीएनए टेस्ट होता है? जी हाँ, अगर कोई शख्स सिगरेट पीता है तो उसका सलीवा या जो पार्टिकल्स उस सिगरेट के साथ रहते हैं उनके जरिए डीएनए को ट्रेस किया जा सकता है। जावियर हॉर्टा के कत्ल के बाद मार्टिनेज कुछ अरसा जेल में रहा, लेकिन उसके जेल में रहने की वजह जावियर हॉर्टा का कत्ल नहीं बल्कि मंशियात की स्मगलिंग थी। डीएनए टेस्ट सही न होने की वजह से असल कातिल का पता न चल सका। मार्टिनेज जावियर हॉर्टा के कत्ल के केस से एक बार फिर बच जाता है। 2009 में मार्टिनेज को एक और केस मिलता है जैक्विन बारागान का। $8,000 के बदले में मार्टिनेज ने जैक्विन बारागान को कत्ल करना था।
मार्टिनेज एक औरत को लालच देकर जैक्विन बारागान को एक जगह पर बुलाता है और उसको वहां कत्ल कर देता है। 3 दिन के बाद जैक्विन बारागान की लाश एक कंबल के नीचे से मिलती है। इन्वेस्टिगेटर्स ये देखते हैं कि जिस तरह जावेर होर्टा की लाशों को बांधा गया था, उसी तरह जैक्विन बारागान की लाश को भी रस्सियों से बांधा गया था। काफ़ी तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने उस औरत का पता लगाया जिसने जैक्विन बारागान को उस जगह पर बुलवाया था। उस औरत ने पुलिस को बताया कि जैक्विन बारागान का कत्ल एल्मेनो नेग्रा ने किया है। एल्मेनो नेग्रा नाम तो मशहूर था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि असल में एल्मेनो नेग्रा है कौन। अर्ली मार्च में पुलिस ने बहुत तफ्तीश की। एक दिन पुलिस मार्टिनेज के घर पर गई, जहां मार्टिनेज ने पुलिस के घर पर दस्तक देते ही अपनी मोबाइल से सिम निकाल कर उसको चबा लिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मार्टिनेज को कैद कर लिया। आधा साल जेल में रहने के बाद मार्टिनेज वायलेंट क्राइम डिवीजन में गया, जहां वो अपनी जीप वापस लेने गया था जो पुलिस ने पहले जब्त की थी। पुलिस को ये शक था कि मार्टिनेज ही वो एल्मेनो नेग्रा है जिसने कई लोगों का कत्ल किया है। इसलिए पुलिस ने मार्टिनेज से बहुत से दोबारा सवाल किए। उनकी सवालों की तस्दीक के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किए गए, लेकिन मार्टिनेज की खुशकिस्मती कि लाई डिटेक्टर मशीन ने भी मार्टिनेज के जवाबात को दुरुस्त करार दिया। मार्टिनेज ने यह दावा किया कि उसने कोई भी कत्ल नहीं किया, लेकिन उसने ये बताया कि जैक्विन बारागान को कत्ल किया गया है कर्ज वापस लेने के लिए नहीं, बल्कि किसी और वजह से। पुलिस को यहाँ पर मार्टिनेज पर यह शक हुआ कि मार्टिनेज ही एल्मेनो नेग्रा है, लेकिन कोई भी वाज़िया सबूत न होने की वजह से मार्टिनेज एक बार फिर रिहा हो गया। 2013 में मार्टिनेज 51 साल की उम्र में एलाबामा जाता है, वहीं अपनी बेटी और अपनी नवासी से मिलने। मार्टिनेज की बेटी के शौहर का नाम था जेमी रोमेरो और उसका दोस्त था रुइज। मार्टिनेज रुइज से पूछता है कि जेमी रोमेरो कैसा शख्स है। रुइज मार्टिनेज को बताता है कि जेमी रोमेरो एक अच्छा शख्स है, लेकिन उसकी बीवी अच्छी नहीं है। रुइज को ये मालूम नहीं था रोमेरो की बीवी मार्टिनेज की बेटी है। मार्टिनेज को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो रुइज को कहता है कि तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि रोमेरो की बीवी मेरी बेटी है। मार्टिनेज 51 साल की उम्र में ये फैसला करता है कि रुइज को कत्ल कर देना चाहिए। मार्टिनेज और रुइज को लोगों ने एक साथ देखा था, इसलिए मार्टिनेज कुछ अरसे के लिए वहां से चला जाता है। फिर मार्च 2013 में मार्टिनेज एक बार फिर एलाबामा आता है और रुइज और जोमेरो को लेकर एक टूर पर चले जाते हैं। इस टूर के दौरान मार्टिनेज, जेमी रोमेरो और रुइज जब एक पार्क में पहुंचते हैं तो मार्टिनेज रुइज पर हथियार तान देता है और उसको ये कहता है कि तुमने मेरी बेटी की इंसल्ट की थी, इसलिए तुम्हें मरना होगा। मार्टिनेज रुइज को 2 फायर उसके सर में मारता है। जेमी रोमेरो बहुत ही हैरान था कि मार्टिनेज ने रुइज को क्यों कत्ल कर दिया। इस केस के बाद मार्टिनेज दोबारा अर्ली मार्ट आ जाता है। तफ्तीश के दौरान पुलिस को जोस रुइज की लाश के साथ शॉपिंग मार्ट की एक रसीद मिलती है। जब वो उस शॉपिंग मार्ट के सीसीटीवी कैमराज में देखते हैं तो जोस रुइज के साथ एक और शख्स था जिसका नाम था जेमी रोमेरो, वही मार्टिनेज का सन इन लॉ। इसी बिना पर जेमी रोमेरो को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उधर मार्टिनेज पुलिस को कॉल करके ये बताता है कि जब जोस रुइज का कत्ल हुआ तो जेमी रोमेरो उस वक्त मेरे साथ था। पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं आता। जेमी रोमेरो को कैद में ही रखा जाता है। इधर अर्ली मार्च में पुलिस कुछ केस की तफ्तीश कर रही थी। मार्टिनेज के घर पर दस्तक देने के बाद मार्टिनेज को ये यकीन हो गया कि पुलिस को शायद जेमी रोमेरो ने इस कत्ल के बारे में बता दिया है। जब वो पुलिस को देखता है तो वो घर के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर के एक सिपाही ने मार्टिनेज को पकड़ लिया। दरअसल पुलिस मार्टिनेज को जोस रुइज के केस में पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि किसी और केस की तफ्तीश करने के लिए आती है। इन्वेस्टिगेटर को इसी बात पर शक हो जाता है और वो एक बार फिर मार्टिनेज को पकड़ लेते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। उधर फ्लोरिडा में जावेर होर्टा के केस की तफ्तीश चल रही थी। सिगरेट के डीएनए ट्रेसेस में ये पता चला कि सिगरेट में जो डीएनए ट्रेसेस थे वो मैनुअल मार्टिनेज के डीएनए से मैच करते हैं। इधर मार्टिनेज जोस रुइज के केस में गिरफ्तार हो चुका था। जब ये तफ्तीश सामने आई 17 मई 2013 को इन्वेस्टिगेटर्स ये बात क्लियर कर देते हैं कि इन तमाम मर्डर्स के पीछे जोस मैनुअल मार्टिनेज का ही हाथ है। जोस मैनुअल मार्टिनेज को इस केस में सजाए मौत होती है और जोस मैनुअल मार्टिनेज ये इतराफ़ करता है कि उसने 35 से ज़ायद लोगों को कत्ल कर दिया है। मैनुअल मार्टिनेज
سزائے موت ہونے کے باوجود بھی پریشان نہ تھا اور وہ بالکل ایک عام انسان کی طرح سے بیہیو کر رہا تھا۔ امریکہ کی ہسٹری میں یہ ایک ایسا کیس تھا جس نے 3 اسٹیٹس کی پولیس کو بالکل پریشان کر دیا اور 30 سال تک وہ جوز مینول مارٹینز کو گرفتار نہ کر سکے۔